नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। काशी तैयार है काशी तमिल संगमम के लिए। अगले 30 दिन काशी बनेगी दो संस्कृतियों की गवाह बनेगी और अगले 30 दिन में 3000 से अधिक तमिल भाषी 51 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां पर भाषा, संस्कृति, खान पान, सभ्यता, पौराणिक कथाओं का जो साझा है, जो संस्कृति है वो साझा होंगी, एक दूसरे से जो विचार मंथन होगा और इसीलिए लगातार तैयारी की जा रही है। और कल जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे उसके बाद से 30 दिन अलग अलग 12 ग्रुपों में, यानी कि तमिल भाषी जो लोग हैं वो अलग अलग 12 ग्रुपों में काशी पधारेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मकसद यही है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। जो हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करते हैं, उन दोनों संस्कृतियों को आपस में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, लेकिन और अधिक जानकारी के लिए हमारे दो संवाददाता काशी से सीधे जुड़ेंगे। चलिए हम उनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं डॉक्टर रुद्र प्रताप दुबे जी हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, और दो जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हरकेश बहादुर सिंह गौतम और आशुतोष शुक्ला, काशी से बताएंगे कि जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। और जब हम दो संस्कृतियों की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, कितना बड़ा बदलाव आएगा, विचारों का जब मंथन होगा उसमें कितना बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर दुबे जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो दो संस्कृतियां हैं, एक अनूठा प्रयास है उनको नजदीक लाने का? संतोष जी, काशी तमिल संगमम कोई यूं ही उभर गया हुआ विचार नहीं है। असल में ये वर्षों पुराने जो संबंध थे उनको पुनः रेखांकित किया जा रहा है। तमिल की एक बहुत प्रसिद्ध कृति है कालिथमुगोई, वो काशी के पूरे विवरण के बारे में ही है। एक आम तमिलियन की नजर से आप अगर देखें तो एक आम तमिलियन मानता है कि उसकी सारी तीर्थ यात्रा निष्फल है अगर काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं हुआ और अगर काशी की यात्रा नहीं हुई। और ये आम तमिलियन मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये ऐसी बात सारे तमिल राजा भी मानते थे, सारे आध्यात्मिक संत भी मानते थे और सारे तमिल के कवि भी मानते थे। ये रिश्ता बहुत पुराना है। आज ही अगर आप उठा लें तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती होती है, निर्बाध आरती, वो पिछले 210 सालों से नाटकोट्टई छत्रम है तमिलनाडु का, उसके अंदर में होती है। भस्मी चंदन दोनों तमिलनाडु से आते हैं। ये तो है रिश्ता, ये पुराना रिश्ता है, पुराना और अबाध निर्बाध रिश्ता है। यह रिश्ता काशी के हनुमान घाट से होकर केदार घाट तक जाता है। लोगों को जानने की जरूरत है कि तमिलनाडु के अति प्राचीन और अति विशिष्ट लोगों का काशी से वास्ता रहा। तमिल के राष्ट्र कवि थे, वो काशी के रहने वाले थे, सुब्रमण्यम जी। वो आए थे, 4 सालों का उनका निवास था। और काशी और तमिल के साहित्य में भी आप देखें बहुत सी एक रूपता पाएंगे जी। और खान पान में 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बहुत पहले काशी में दक्षिण भारतीय व्यंजनों को परोसा जाता था। अय्यर फैमिली ने वहां पे एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आप जान लें कि 1950 में 2 थिएटर थे काशी में, और दोनों थिएटर में सुबह की जो फिल्म थी वो तमिल की फिल्म चलती थी। तो ये तो इतना वृहद रिश्ता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने उसी वृहद रिश्ते को पुनः रेखांकित करने का प्रयास किया है। एक जरूरी चीज थी जब महाकाल, आप देखेंगे काशी यानी कि वाराणसी में एक बड़ा मोहल्ला भी है तमिल के, वहां के लोगों का। बिल्कुल, और वो बड़ा मोहल्ला है और बड़ी समृद्धि है। आपने उसका जिक्र कर दिया तो याद आ गया भजन घाट। वो काशी के ही जो भजन घाट है जहां पे समृद्ध परंपरा है भजनों की, वो तमिल से आई हुई ही व्यक्ति के द्वारा निर्मित था और उसी के बाद वो परंपरा ही आगे बढ़ी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं अभी महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन में, तो इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, एक वो फैक्टफुल बात कहते हैं कि भारत अपने पिछले 100 साल के इतिहास में कुछ ऐसे चीजों को भूल गया था जिस पे गर्व करना था। मुझे लगता है वो काशी और तमिल का भी वही एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है दोनों संस्कृतियों को आपस में लाने का। ठीक है, सीधे चलते हैं वाराणसी और हमारे साथ हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम जुड़े हैं। हरकेश जी, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा, काशी कितना तैयार है काशी तमिल संगमम के लिए? अगले 30 दिन 3000 से अधिक तमिल भाषी, 51 कार्यक्रम, कैसे देखते हैं? देखिए संतोष, तैयारी की बात आप कर रहे हैं तो सुबह कल रात में ही मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो आ गए थे। आज सुबह से ही उन्होंने जायजा लेना शुरू किया कि किस तरह की तैयारियां हैं, शुरू हो चुका है चूंकि, और कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। जो वहां से तमिलनाडु से लोगों को चलना है वो चल चुके हैं। मैं अभी काशी विश्वनाथ धाम में हूं और मेरे पीछे काशी विश्वनाथ धाम दिख रहा है आपको, और ये यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है जो
अधीनम आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ जैसे शंकराचार्य महंत लोग होते हैं, उस तरह से तमिलनाडु से, उनको यहाँ पर शिक्षा मंत्री के साथ साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्वत परिषद और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ये यहाँ पर सम्मानित करेंगे उनको। उसका ही समारोह ये शंकराचार्य चौक पर होने वाला है। अभी अधीनम लोग गए हुए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो आप कह सकते हैं कि पूरा बनारस, पूरी काशी तैयार है काशी तमिल संगमम के लिए। वो संस्थाएं हों, यहाँ के नागरिक हों, मंदिर हों, मठ हों, जो भी हैं वो सब तैयार हैं, सब तैयार हैं, वो लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, एशिया का पहला विश्वविद्यालय है, और वो उसके अंदर ही जहाँ पे आशुतोष अभी मौजूद हैं जो हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, एमपी थिएटर में ही सारी व्यवस्था की गई है। कल प्रधानमंत्री वहां पे जो छात्र चल चुके हैं, ये जो अधीनम है, इन लोगों से वहां पे चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे काशी तमिल संगमम के लिए। और यहाँ के लोगों से भी, चूंकि यहाँ से सांसद हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने आह्वान किया है, लोगों से निवेदन किया है कि जो काशी का भाव है अतिथि देवो भव का, उसका पालन करें। जो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अतिथि देवो भव का जो करें कि यादगार पालन करें। सबसे बड़ी जो भूमिका होगी तैयार है, मकसद भी यही है कि वहाँ युवा भी इसके बारे में जानकारी। ठीक है आशुतोष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है कि दो संस्कृतियों का मिलन है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो धर्म और आस्था का देश माना जाता है, सबके अपने अपने रीति रिवाज है, उन्हीं चादर में वो लोग लिपटे रहते हैं। क्या ये विश्वेश्वरनाथ की बात करें या फिर हम बात करें, दोनों संस्कृतियों के एक आपसी मिलन है ये? देखिए संतोष, चर्चा आपने जहां से शुरू की, आपके बाद आपने रुद्र जी से पूछा, मैं थोड़ा संशोधन जरूर करना चाहता हूं। ये दो संस्कृतियों के मिलन का अवसर नहीं है। दो संस्कृतियों का मिलन तो कम से कम हजारों हजार साल पहले हो चुका था। उसमें भाषा अलग हो सकती है, उसमें रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति एक रही है। और उसी संस्कृति के मध्यम पड़ती रेखा को जरा चमकाने के लिए यह आयोजन किया गया है। क्योंकि कभी कभी बड़ी भ्रांतियां होती हैं, तरह तरह से भ्रांतियां होती हैं कि ये तो तमिल बोलने वाले लोग हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये उत्तर भारतीय हैं, इनकी मान्यताएं क्या हैं। लेकिन मान्यताएं अगर रामेश्वरम की जो है विश्वेश्वरनाथ में अगर मान्यता है, तो विश्वेश्वरनाथ की मान्यता जो है रामेश्वरनाथ में है। ये पूरे देश का एकीकरण आज से नहीं हुआ है। आदि शंकराचार्य दक्षिण से आकर के चार धाम की स्थापना करते हैं, अपने जीवन का बड़ा खंड जो है काशी में बिताते हैं। ये आयोजन इस मध्यम पड़ती हुई रेखा को एक बार पुनर्जीवित करने के लिए हो रहा है। दो संस्कृतियां कतई नहीं है, संस्कृति एक है। उस संस्कृति को मानना, उस संस्कृति की भाषा होना, उस संस्कृति का रीति रिवाज होना, ये अलग बात हो सकती है। और अगर भारत और कभी दक्षिण कभी ये भारत बात राजनीतिक तौर पर संतोष उभर करके जी, जिस भाषा की बात होती है, जिस संस्कृति की बात होती है, जो खान पान है, जो वहां का संगीत है, लोक संगीत है, वो जानने समझने का एक मौका है। बिल्कुल, देखिए अगर कभी आपको तमिल नहीं आती है तो तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं, किस तरह से अपनी मान्यताओं, अपने रीति रिवाजों, अपने धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग कर रहे हैं, आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर आप तमिल जानते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये लगेगा कि ये तो वही कर रहे हैं जो हम किया करते हैं अपने यहाँ। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ये भाषाई जो प्रतिबद्धता है, ये जो भाषाई जो है अड़चन है, इस अड़चन को दूर करके अगर हम देखें, आप थोड़ा और पीछे संतोष जाएं तो पाणिनि को लें, अगस्त को लें या सुब्रमण्यम भारती को लें, तो सुब्रमण्यम भारती भी अपने काव्य की रचना यहीं से आकर के प्रेरणा पाते हैं। अगर 300 साल, 1000 साल पहले यहाँ पर आकर के तमिल टोला बस सकता है, तो आप समझ लीजिए कि काशी में उसकी आस्था क्या रही होगी। साधन नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं चलती थी, पैदल के मार्ग नहीं थे, बावजूद उसके लोग पैदल आते हैं। तमिल मोहल्ले में हमको ऐसे कम से कम 1 दर्जन परिवार मिले हैं कि जिनकी पीढ़ियां 200 साल से अधिक यहाँ पहले आकर के बसी हैं। तो इसलिए इस बात को मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूँ, खंडित करता हूँ कि संस्कृति एक है, भाषा मतांतर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये इस बहुल संस्कृत को एकीकरण में पिरोने के लिए कभी आदि शंकराचार्य आगे आते हैं, और अगर वर्तमान समय में देख लीजिए तो ये काशी संगमम उसी बहुल एकता की जानकारी अपनी नई पीढ़ी को देने के लिए संतोष तैयार है। बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर रुद्र जी, संस्कृति एक है, बस ये है कि जो भाषा की विभिन्नता है, जो विविधता है, चाहे खान पान की बात करें, रहन सहन की बात करें, संगीत की बात करें, पौराणिक कथाओं की बात करें, क्या उसको लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा 30 दिन का उत्सव होगा ये?
निश्चित तौर पे संतोष जी, देखिए किसी भी चीज को जानने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे देख लो या उसके विषय में पढ़ लो। मेरा अध्ययन था, इस संवाद पे भी अध्ययन था, इस परंपरा पे भी अध्ययन था, लेकिन उसको देखने के लिए मैं पिछले 2 दिन से काशी में था। मैं जानना चाह रहा था कि क्या उत्साह है उस वातावरण में। आप विश्वास मानिए, जो वहां के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, इतने वक्त तमिल के छोटे वर्ड सीखने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पूछने के लिए संभावनाएं देख रहे हैं। बिल्कुल, वो पूछने की बात कर रहे हैं, वड़क्कम क्या चीज होती है। जब मैंने बात किया 1-2 लोगों से, मैंने पूछा कि आप कैसे सीख रहे हो, तो उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उनको एक ऐप दिया है भाषानी नाम से, वो केंद्र सरकार का ऐप है, और उन्होंने कहा वो उससे हिंदी को तमिल में ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो ग्रीटिंग का स्तर इस जगह पे है, अभिवादन का स्तर इस जगह पे है। काशी इस तरीके से तैयार हो रही है। देखिए, संगीत के 7 ही सुर होते हैं संतोष जी, लेकिन कन्नड़ संगीत उन्हीं 7 सुरों को थोड़ा तेज कर लेता है, थोड़ी अलग तरीके से करता है, और विविधता भी वही होती है। आपकी मूल और संस्कृत एक ही होती है, लेकिन आपकी पूजा पद्धति अलग हो जाती है थोड़ी सी, और उसी पूजा पद्धति को एक साथ लाने की कोशिश की गई। संतोष जी, एक जरूरी बात है, नीदरलैंड की एक बहुत छोटा सा गांव है ग्रीथहूम करके जी, बहुत छोटा सा, फार्मर्स रहते थे, फिशरमैन रहते थे, झीलों के किनारे का शहर था। वहां पे एक हॉलीवुड की फिल्म शूट होती है फैनफेयर नाम से, और फिल्म बहुत जबरदस्त हिट हो जाती है। उसके बाद वो तमाम लोग जिन्होंने उस फिल्म को देखा होता है, वो ग्रीथहूम आने लगते हैं ये देखने के लिए कि शूटिंग लोकेशन क्या थी। एक फिल्म ने पूरे उस गांव की, उस शहर की, और बाद में नीदरलैंड की किस्मत बदल दी। का भी विभेद है, वो एक साथ आके खड़ी हो रही हैं। और आपने जिक्र किया विश्वेश्वर महादेव का, बिल्कुल, विश्वेश्वर महादेव से रामेश्वरम जी तक की जो दूरी है वो पाट दी है संगमम ने। हम कामना करते हैं ये सफल, और खास के उत्तर प्रदेश और भारत दोनों के लिए इसकी सफलता की कहानी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। आपने संभावनाओं की बात की है, एक ये भी मकसद है, सरकार का भी मकसद है कि जहां पर ऐसे कार्यक्रम कराए जाएं, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, वहीं कहीं न कहीं रोजगार की संभावनाएं भी उभर के आती हैं स्थानीय स्तर पर, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें। हरकेश जी और आशुतोष जी, आप जुड़े रहिए, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल का जो कार्यक्रम है, जो कल से शुरू होगा अगले 30 दिन तक, जो 3000 तमिल भाषी 51 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या काशी में एक उत्सव का माहौल है? पेश एक खास रिपोर्ट। काशी में 2 सनातन संस्कृतियों का हो रहा है मिलन। नाम है काशी तमिल संगमम। हिंदुस्तान की 2 पौराणिक प्राचीन संस्कृतियों का ये समागम है। ये गवाह बनेंगे पौराणिक केंद्र विश्वेश्वर और रामेश्वर के मिलन का। इसीलिए काशी तैयार है तमिल भाषी लोगों के स्वागत पे। काशी सज चुकी है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काशी तमिल संगमम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो आस्था, धर्म, संस्कृति, भाषा और खान पान की शैली साझा होगी। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। विश्वेश्वर की धरती पर होगा रामेश्वर की कला संस्कृति का गुणगान तमिल भाषी लोगों के स्वागत में। इसीलिए काशी सज चुकी है। 30 दिन में 3000 से अधिक तमिल भाषी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 30 दिनों के समागम में 51 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 12 ग्रुप में आने वाले मेहमानों का होगा काशी में स्वागत। संस्कृति, खान पान और परंपराओं से होगा परिचय। काशी में स्वदेश दर्शन की झलक देखने को मिलेगी। सिर्फ समागम नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है काशी तमिल संगमम। समागम में दिखेगी तमिलनाडु की विविध कलाओं की झलक। ये समय है उन अंतर विरोधों को दूर करने का, जो कभी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बहाने दिलों में दूरी पैदा करने वाली सियासत होती रहती थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। भगवान विश्वेश्वर और रामेश्वर की संस्कृति का प्रकाश भारत की शिक्षा, धर्म, संस्कृति और सभ्यता का जो धागा है, उसे और मजबूत करेगा। तो अगले 30 दिन एकदम उत्सव का माहौल रहेगा काशी में, क्योंकि 30 दिन जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम होगा, उसमें तमिल भाषी 3000 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हरकेश, क्या कहा जा सकता है कि आने वाले जो 30 दिन होंगे वो काशी शहर के लिए, काशी जिले के लिए एक त्योहार की तरह है? बहुत कुछ सीखने को भी मौका मिलेगा युवाओं को, बच्चों को। देखिए, काशी को तो माना ही जाता है कि त्योहारों का शहर है। ये नगरी ही है त्योहारों की। और शुरू जब होता है तो सुबह से ही यहाँ, चूंकि सुबह बनारस जो कहा जाता है, घाट से जब लोग शुरू करते हैं तो प्रत्येक दिन यहाँ पे जो पक्का महाल जिसको बोलते हैं, जो घाट के किनारे जो
काशी, पुरानी काशी बसी हुई है संतोष, तो वहाँ पे तो शुरू ही लोग इसी तरह से करते हैं। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जो ये काशी तमिल संगमम का आयोजन है, निश्चित रूप से हर कोई उत्साहित है, हर कोई जानना चाहता है, और चूंकि 1 महीने जब चलेगा ये, तो शहर के लोग भी और वो लोग भी, चूंकि शहर के जो मंदिर हैं, चूंकि ये मंदिरों का शहर भी आप कह सकते हैं, वो शिव के उपासक हैं तमिल के लोग, उनका कार्तिक का महीना जो होता है उसमें हर परिवार से लोग शिव मंदिर में एक दिया जलाने का काम करते हैं। तो वो ऐसे समय में वो लोग यहाँ होंगे, यहाँ के लोगों को उनसे मिलने का, उनकी चीजों को देखने का, चूंकि एमपी थिएटर में स्टॉल भी लगेंगे, वो देखने का। और जो स्टूडेंट हैं, उनसे बीएचयू के स्टूडेंट हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, और जो शहर में जो विद्यालय हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय हैं, उनके विद्यार्थियों को भी, छात्र छात्राओं को भी और शिक्षकों को भी उनसे इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो वो उत्साहित हैं कि हम जान सकेंगे, उनको देख सकेंगे, और वो लोग भी, उनको भी हम बताएंगे अपने यहाँ के बारे में। यहाँ सारनाथ में भी वो लोग जाएंगे, तो यहाँ पे योग है, अध्यात्म है, संस्कृति है, इसके बारे में चर्चा होगी। और जैसा कि आप वो आशुतोष बता रहे थे कि संस्कृति में अंतर नहीं है और एक जैसी ही है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह है अगस्त्य कुंडा, तो वहां पे भी तमिलनाडु के लोग रहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव ने अपनी डमरू को बजाया था, तो संस्कृत और तमिल इसके स्वर उद्घोषित हुए थे, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। जब मैं कवरेज कर रहा था तो विद्वान परिवार की विदुषी ने ये शेयर किया था। और इसके साथ ही जो अगस्त्य कुंड की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे महर्षि अगस्त्य जो जाके तमिलनाडु में दक्षिण में जब गए, तो वहां पे तमिल की जो भाषा है उसका जो किया, उन लोगों पे प्रचार प्रसार किया। तो संस्कृत और तमिल दोनों का इतना अच्छा, इन दोनों भाषाओं को चूंकि भगवान समरू के शंकर के डमरू के उद्घोष से उत्पन्न हुई है, तो इन दोनों भाषाओं को बहनों का दर्जा प्राप्त है। तो संतोष, लोग यहाँ पे जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, युवा हैं, सभी जाना चाहते हैं उस जो ये काशी तमिल संगमम में कार्यक्रम का प्रयास किया जा रहा है। जैसे सरकार शुरुआत से ही लगातार प्रयास कर रही है कि बुद्धा सर्किट के माध्यम से, रामायण सर्किट के माध्यम से, महाभारत सर्किट के माध्यम से, मथुरा सर्किट के माध्यम से, क्या आपको लगता है पर्यटन को भी बड़ा विस्तार दिया जाएगा, जिससे रोजगार की संभावना भी निकल के आएंगी? देखिए संतोष, अगर हम कहें तो विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है, सुविधा देने की आवश्यकता है। 2,500 से 3,000 जो है यहाँ पर सरकार द्वारा जो है इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से लोग लाए जाएंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि हर वर्ष यहाँ से पर लगभग 1.5 से पौने 2 लाख लोग जो है तमिलनाडु से या दक्षिण भारत के क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं और काशी विश्वनाथ की पूजा करते हैं, घूमते टहलते हैं, जाते हैं। ये उनकी धार्मिक यात्रा होती है। लेकिन उनको सुविधाएं क्या मिलती है, उसको प्रोत्साहन क्या मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी जरूर सरकार की बनती है। और सरकार उसी अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए इतना बड़ा आयोजन कर रही है। संतोष, यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रसंग है कि आप देख, यहाँ मैंने मुझको भी नहीं मालूम था कि तमिल भाषा जो है हमको बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन कल मैं काशी के घाटों पर गया तो वहाँ जो पंडे और पुजारी होते हैं वो भी तमिल लोगों के ग्रुप को देख करके, चाहे टूटी फूटी तमिल में ही सही, उनको संबोधित करते थे। नैया वाले जो थे, जो अनपढ़ हैं, वो भी जो है तमिल में ही बोल करके उनको संबोधित करते थे, न उतनी परफेक्ट उनकी तमिल होती हो। लेकिन ये जो हमारी रचना है, ये रचना आदिकाल से है, हमारी पौराणिक है। और जब कभी बात इस बात को लेकर के आती है, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सही है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। लेकिन अगर इस आयोजन के साथ ही इस बात को लेकर के भी विचार किया जाए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्यों, और क्यों के प्रश्न का उत्तर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से रामेश्वरम से लेकर साउथ इंडिया का जो पुजारी होता है, जो ब्राह्मण होता है, केदारनाथ उत्तर में जाकर के बैठता है, उत्तर में जाके बैठता है। तो ये एक ऐसी रचना है जिस रचना को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, उसको प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता है, सुविधाओं से ओतप्रोत किए जाने की आवश्यकता है। और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह काशी तमिल समागम का कल का आयोजन है। ठीक है डॉक्टर रुद्रा जी, क्या जब हम युवाओं की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, संस्कृतियों की बात करते हैं, क्या युवाओं के पास भी एक बड़ा मौका है अपने देश को समझने का, अपनी अलग अलग राज्यों की संस्कृतियां हैं, खान पान है, उनको समझने का? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार पहले से भी प्रयास कर रही थी कि युवा जो हैं वो देश के इतिहास के बारे में जाने, गुमनाम नायकों के बारे में जाने, अपनी संस्कृति से वो परिचित हो। बिल्कुल, आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर इस आयोजन की परिकल्पना करना ही इस बात का द्योतक था
कि वो उस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप देखिए काशी नई नहीं है, खासकर तमिलनाडु के लिए। आप तमिलियन फिल्म के जो बड़े नाम हैं, चाहे सूर्या हो, चाहे विजय हो, चाहे विक्रम हो, सबने काशी में शूटिंग की है। काशी में मैंने आपसे शुरुआत में बताया, वो एक बार आना काशी में अपने आप को धन्य मान लेते हैं। अभी ऋषिकेश जी ने कहा, वो बहुत अच्छी तथ्य था कि कार्तिक मास शुरू हो गया है तमिलनाडु के में, और वो मानते हैं इस पूरे महीने में शिव मंदिर में दिया जलाना उनके लिए परम सौभाग्य का है। अब आप उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर दे रहे हैं इस दिया जलाने के लिए, सोचिए वो उनके मन में आपके लिए क्या भावना होकर आएगी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में हमेशा से अयोध्या थी, हमेशा से मथुरा थी, हमेशा से काशी थी, लेकिन पिछले 4 सालों में जब आपने सॉफ्ट पावर के तौर पर उसे विकसित करना शुरू किया, आप अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों की सूची देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में कितना जबरदस्त उछाल लेके आया है। अब आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है। ये जो तमिलियन जा रहे हैं 4 दिन आपके यहाँ रुक के, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर हैं संतोष जी, और उत्तर प्रदेश की गरिमा को एक नए स्तर पे लेकर जाएंगे। और वो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है, मुझे लग रहा है वो साकार रूप लेते हुए कम से कम अभी सही कह रहे हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें, और इन 30 दिनों में 75 स्टॉल लगेंगे वहां पर, और वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहां के जो हैंडीक्राफ्ट है, जो वहां की हस्तकारी है, हथकरघा का जो प्रयोग होता है, इन सब का प्रदर्शन किया जाएगा। जो पौराणिक कथाएं हैं वो भी सुनाई जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर जो सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, और जो ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, यही तमिल के जो लोग हैं जब वापस जाएंगे तो बताएंगे कि काशी अब बदल चुकी है। रुद्र जी, समय की बेहद कमी, आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आशुतोष और राकेश, आपने भी हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में आज हमने इस बात पर फोकस किया कि जो काशी तमिल संगमम होने वाला है, कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, तो आने वाले जो 30 दिन हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे और एक उत्सव की तरह होंगे काशी में, क्योंकि 30 दिनों में 3000 तमिल भाषी आएंगे, 51 से अधिक कार्यक्रम होंगे। जो स्टॉल लगाएंगे उसके माध्यम से वो समझेंगे कि क्या कुछ काशी में हो रहा है, और काशी की जो संस्कृति है उसको प्रचार प्रसार भी मिलेगा। नमस्कार।